भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णनात्मक या हम अपने व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अगर हम भाषा की दूसरी परिभाषा की बात करें, जो कि ब्लोच और ट्रेगर ने कहा है, तो भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई भी सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया करता है। तो इस तरह इन परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भाव एवं विचारों की अभिव्यक्ति और जो सामाजिक अंतःक्रिया है उसके लिए ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है। उसे ही हम बोली कहते हैं और कई समान बोलियों की प्रतिनिधि बोली को विभाषा भी कहते हैं और कई समान विभाषाओं की प्रतिनिधि शिष्ट एवं परिगृहित विभाषा को भाषा भी कहते हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, क्योंकि कई बार हम अभिव्यक्ति बोलकर करते हैं और कई बार हम अभिव्यक्ति लिखकर करते हैं। अगर हम बात करें मौखिक भाषा की, तो भावाभिव्यक्ति और विचार विनिमय के लिए किसी भी समाज ने जो स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह का प्रयोग किया है तो वो मौखिक भाषा कहलाते हैं। समझने का प्रयत्न कीजिए कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए जब हम कुछ ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हैं और वो ध्वनि संकेत स्वीकृत किए गए हैं, जिस भाषा में हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं उसी भाषा के वो स्वीकृत संकेत हैं। इस तरह से बोलकर की हुई अभिव्यक्ति को मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा में विचारों की अभिव्यक्ति मौखिक होती है। अगर हम बात करें प्रारंभिक अवस्था में भाषा के स्वरूप की, तो वो मौखिक रूप ही था। तब मनुष्य अपनी जाति के समस्त अनुभव एवं विचारों को बोलकर ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया करते थे। परंतु धीरे धीरे सभ्यता का विकास हुआ और वही मौखिक भाषा लिखित भी प्रयोग की जाने लगी। वही ध्वनि संकेत जो बोलकर प्रयोग किए जाते वही लिख कर प्रयोग होने लगे। तो इस तरह से सामाजिक व्यवहार का माध्यम तो आज भी मौखिक भाषा ही है। अब हम बात करें लिखित भाषा की, तो लिखित भाषा में ध्वनि संकेतों को प्रतीक के रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक भाषा के जो प्रतीक हैं वो भिन्न भिन्न हैं। किसी भी मानव समाज का इतिहास और उसके विचार, उसका ज्ञान, उसका विज्ञान, वो सभी के सभी भाषा के लिखित रूप में सुरक्षित रहते हैं। अब हमने बात की अब तक कि भाषा के दो रूपों का हम प्रयोग करते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। लिखित भाषा में संकेतों को प्रतीक रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है और मौखिक भाषा में स्वीकृत किए हुए ध्वनि संकेतों को बोलकर प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि भाषाई कौशल कौन कौन से हैं। तो भाषाई कौशल कौन से होंगे? भाषा का प्रयोग हम बोलकर कर रहे हैं तो बोलना, हम जब बोलते हैं तो कोई ना कोई सुनता भी है तो वो कौशल हुआ दूसरा, सुनना। अब हम अगर लिखित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो लिखना, और उस लिखे हुए को कोई ना कोई तो पढ़ के प्रयोग में लाएगा, उसको उन संकेतों को, उस ज्ञान को जो उस भाषा विशेष के संकेतों के द्वारा लिखे गए हैं। इन्हें ग्रहण एवं अभिव्यक्ति उद्देश्यों में विभाजित भी किया जा सकता है। जैसे मौखिक पक्ष की अगर हम बात करें तो ग्रहण करने वाला कौन हुआ? सुनने वाला, या ग्रहण तत्व कौन सा हुआ? सुनना। अभिव्यक्ति कौन सी हुई? बोलना। अगर हम बात लिखित पक्ष की करें तो ग्रहण करने वाला कैसे कर रहा है उसको? पढ़कर, तो पढ़ना। अभिव्यक्ति कैसे हो रही है?
लिखकर, क्योंकि हम लिखित पक्ष की बात कर रहे हैं तो लिखना। इन कौशलों को क्रमबद्ध रूप में ही सीखा जा सकता है, जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि भाषा के मौखिक एवं लिखित पक्ष जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। भाषा की प्रकृति क्या है? तो भाषा की प्रकृति की अगर हम बात करें तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा सभ्यता की चितेरी है। कहने का मतलब भाषा जब प्रयोग की गई उस सभ्यता का चित्रण करती है। अगर हम हिंदी भाषा की बात करें तो आज हिंदी भाषा का जो स्वरूप है वो पहले नहीं था। धीरे धीरे जैसे सभ्यता विकसित हुई, हिंदी भाषा का स्वरूप भी विकसित होता गया। प्राचीन वैदिक भाषा, जिसमें समस्त वेद लिखे हुए वैदिक सभ्यता का चित्रण करती है, और आज की आधुनिक हिंदी आज के आधुनिक समाज का चित्रण करती है। भाषा समाज का साधन भी है, क्योंकि बिना भाषा के समाज कुछ है ही नहीं। समाज में अंतःक्रिया ही नहीं हो सकती बिना भाषा के। भाषा व्यावहारिक कुशलता भी है। भाषा वाचिक प्रतीकों की एक व्यवस्था भी है। भाषा लिपि संकेतों के द्वारा लिखित रूप भी धारण करती है। भाषा परिवर्तनशील भी है, क्योंकि समय गवाह है कि अलग अलग समय पर ठीक उसी भाषा में भी परिवर्तन देखे गए हैं। उसके व्याकरण में परिवर्तन, उसके प्रयोग करने के तरीकों में परिवर्तन, शब्दों के रूप बदलते हैं, व्याकरण का स्वरूप बदलता है, नई शब्दावली प्राप्त होती है। दूसरी भाषाएं भी उस भाषा को प्रभावित करती हैं। उस भाषा को समाज भी प्रभावित करता है कि कितना उस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, कैसे प्रयोग किया जा रहा है। अगर हम शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं तो धीरे धीरे उस भाषा में जो लिखना है वो भी थोड़ा थोड़ा गलत होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से भाषा का जो मूल स्वरूप तो सदा सुरक्षित रहता है माना, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा के विविध रूपों की अगर हम बात करें तो भाषा का एक तो मूल रूप होता है। ये तो वह मूल रूप है, वह प्राचीन भाषा है जो कालांतर में भौगोलिक परिस्थितियों के प्रभाव से विभिन्न भाषाओं में बट गई। लेकिन मातृभाषा की अगर हम बात करें तो मातृभाषा वह भाषा है जो माँ की गोद में रहकर सीखी जाती है। अर्थात बालक जन्म के साथ ही जिस भाषा को सुनता है, अपने माता पिता से, अपने अन्य पारिवारिक सदस्यों के द्वारा व्यवहारिक रूप में सुनता है, तो वह मातृभाषा है। प्रादेशिक भाषा की बात करें तो यह वह भाषा है जिसका प्रयोग प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग के अधिकांश लोगों के द्वारा किया जाता है। राजभाषा की बात करें तो स्वतंत्रता संघर्ष के समय यह अनुभव किया गया कि भारत के लिए एक प्रतिनिधि या संपर्क भाषा की आवश्यकता है, और वह भाषा अधिक लोगों के द्वारा बोली जाने के कारण हिंदी हो सकती है। तो किसी तरह से राजभाषा जो है हिंदी और लिपि देवनागरी को अपना लिया गया। अब बात आती है राष्ट्रभाषा की। तो राष्ट्रभाषा देश की विभिन्न भाषाओं में प्रधान भाषा है जो प्रशासन, व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों और संचार व्यवस्था में समूचे राष्ट्र में काम आती है। अब भारत तो क्योंकि एक बहुभाषी देश है, बहुभाषी देश होने के कारण यहाँ बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान ने हिंदी को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया है। राष्ट्रभाषा का अभाव उस राष्ट्र को हीन बना देता है। भावात्मक एकता की दृष्टि से भी राष्ट्रभाषा का अपना महत्व है। तो जो हिंदी है उसको राजभाषा और राष्ट्रभाषा का दर्जा दे दिया गया है, परंतु यह अभी तक प्रत्येक कार्य में काम में ली जाती है। लेकिन इसके साथ दूसरी भाषा का प्रयोग करना भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि वैश्वीकरण का जमाना है। यहीं से बात निकल के आती है अंतर्राष्ट्रीय भाषा की। तो विश्व के सभी राष्ट्रों के आपसी पत्र व्यवहार, व्यापार, विचार विनिमय जिस भाषा के माध्यम से होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा
कहलाती है। भाषा सभी राष्ट्रों को एक दूसरे के निकट लाने की बहुत बड़ी कड़ी है और वर्तमान में अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का स्थान प्राप्त है। अब इसके बाद बात आती है सांस्कृतिक भाषा की। तो यह वह भाषा है जो किसी जाति की सभ्यता और संस्कृति, ज्ञान और कला का प्रतिनिधित्व करती है। देश का समस्त ज्ञान भंडार ऐसी ही एक प्राचीन भाषा में होता है। तो भारत की सांस्कृतिक भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा न तो मातृभाषा है और ना ही प्रादेशिक भाषा है, ना ही राष्ट्रभाषा है। इसका महत्व तो केवल और केवल सांस्कृतिक भाषा होने में है।